गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पार्ट 2 में रूसी क्रांति। तो रूस में क्रांति के बारे में हमने जाना कि रूस में क्रांति कब हुई थी। फरवरी 1917 और अक्टूबर 1917 में 2 बार क्रांति हुई थी। क्रांति का कारण क्या था? मजदूरों ने क्रांति की थी और मजदूरों के अधिकारों का हनन, उनको जो है सुविधाएं नहीं देना, वेतन कम देना, समय से अधिक काम करवाना, ये सारी चीजें। अब आज हम पढ़ेंगे उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। कि 1917 में तो जो क्रांति हुई उस समय तक तो सारा वो हो ही चुका था कि क्रांति करने के लिए जो है लोग तैयार थे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उथल पुथल का समय क्यों लोग क्रांति करने के लिए जो है आतुर हुए, वो देखो। उथल पुथल का समय 1905 में क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। रूस पर जो है निरंकुश शासन था जार निकोलस द्वितीय का। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। राष्ट्रीय संसद जो ड्यूमा थी ना, उसके अधीन नहीं था। ड्यूमा तो थी लेकिन वो जो है उसके अनुसार कार्य नहीं करता था, उसके नियंत्रण में नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकरण के समर्थक जदीदियों मुस्लिम बहुल इलाकों में, जदीदियों किसको कहा गया? मुस्लिम बहुल इलाकों को, और राष्ट्रवादी जो पोलैंड में थे का भी समर्थन मिला। किसको? अब ये क्रांति के लिए कौन आगे आए? उदारवादी। सत्ता में थे ये उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल। तो उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए, कौन सी स्थिति को? कि जो जार निकोलस द्वितीय है रूस का शासक, वो जो है संसद के अधीन रहकर कार्य करे, ड्यूमा की बैठक बुलाए और उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उसी के आधार पर सर्वसम्मति से कार्य करे। लेकिन जार निकोलस ये करने को तैयार नहीं था, तो उदारवादियों ने इसके लिए मुहिम चला दी और उनका साथ किसने दिया? राष्ट्रवादियों ने और जदीदियों ने। और उसमें सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारी थे, उदारवादियों का साथ देने वाले राष्ट्रवादी थे और जदीदी थे, यानी मुस्लिम बहुल इलाकों वाले लोग। अब देखो क्या होता है। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, बेटा इन सब के नाम आपको लिख लेने हैं, कौन कौन सी पार्टियां थी, किसने बनाई, कब बनी, ये सब आपको लिखने हैं जो अंडरलाइन करवा रही हूँ। आप भी अपनी किताब खोलो और अंडरलाइन करते रहो, उसके बाद आप नोट्स बनाना। जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा का गठन कब हुआ? 1904 में। मजदूरों के लिए क्या हुआ? मजदूरों का वेतन तो बढ़ाया नहीं गया, लेकिन जो रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं थी, जरूरी काम की चीजें, उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो मजदूरों का 20% कमाई तो उसी में ही जाने लगी, इनमें गिरावट आ गई। तब जो है एक असेंबली गठित की गई, रूसी श्रमिक सभा, यानी रूस में श्रमिकों ने, मजदूरों ने एक सभा बनाई 1904 में। देखो आगे। रूसी श्रमिक सभा अंडरलाइन कर लिया कि 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वृक्ष में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चल पड़े। देखो मजदूरों ने ये क्रांति क्यों की कि ये सब 1904 में जो है ये रूसी श्रमिक सभा बन गई थी। इंग्लिश में नाम क्या है? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, इंग्लिश में नाम ये है और हिंदी में ये है रूसी श्रमिक सभा। तो
के 4 सदस्य, ये सभा जो थी ना रूसी श्रमिक सभा संगठन मजदूरों का, उनमें से 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स जो कंपनी थी वहां से नौकरी से हटा दिया। तो उस कंपनी के सभी मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया, ठीक है, कि उनको नौकरी से क्यों हटाया। संघ बना हुआ था, सभा बनी हुई थी इनके। तो अगले कुछ दिनों के भीतर अब उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया, तो पीटर्सबर्ग में जो है 1,10,000 से ज्यादा मजदूर भी मांग करने लगे। अब यह आपके प्रश्न बनेगा कि रूस में मजदूरों की मांग क्या क्या थी। मांग थी काम के घंटे कम किए जाए, वेतन में वृद्धि की जाए और कार्य स्थितियों में सुधार किया जाए। और ये मांग करके मजदूर क्या करे, हड़ताल पर चले गए। मजदूरों ने क्रांति शुरू कर दी, यानी अपनी मांगे रखी। मांगे क्या है, काम के घंटे घटाकर 8 घंटे करें या काम के घंटे कम किए जाए, वेतन में वृद्धि की जाए और कार्य स्थितियों में सुधार की जाए। ये मांग करते हुए मजदूर कहाँ चले गए, हड़ताल पर। कहाँ, सेंट पीटर्सबर्ग में। आगे देखो, और सबसे पहले मजदूरों ने जो है आंदोलन क्यों छेड़ा, ये 4 सदस्यों को हटा देने से। ये 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स कंपनी से हटा दिया, इसलिए आंदोलन छेड़ दिया। और फिर जो है पीटर्सबर्ग में भी मजदूरों ने ये सारी मांगे करते हुए हड़ताल कर दी कि हम काम पर नहीं आएंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। देखो आगे, इस दौरान जब पादरी गेपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, जार का महल, जार जहाँ रहता था उसका महल, तो उसका जो नेतृत्व किसने किया, पादरी गेपान ने। इस पे भी अंडरलाइन कर लेना। पादरी गेपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस रैली विंटर पैलेस जार के महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। अंडरलाइन कर लो, प्रश्न है ये, प्रश्न बनेगा खूनी रविवार। उस दिन रविवार का दिन रहा होगा, तो ये इसका उत्तर यहीं से आएगा, जब से लगा लो कि खूनी रविवार क्या है, तो कि जब पादरी गेपान के नेतृत्व में मजदूर इकट्ठा होकर जुलूस निकालते हुए विंटर पैलेस यानी जार के महल के सामने पहुंचे, तो जार ने आदेश दिया, जिससे पुलिस ने गोली चला दी, मजदूरों पर हमला बोल दिया। उसमें 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए, 300 लगभग 300 घायल हो गए। इस घटना को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार बना लो, ठीक है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। और ये भी पूछा जा सकता है कि 1905 की क्रांति की शुरुआत किससे हुई, इस खूनी रविवार वाली घटना से। और खूनी रविवार की घटना क्या है, वो यहाँ से कि जब पादरी के नेतृत्व में मजदूर जार के महल के वहां पहुंचे अपनी मांगे मांगने के लिए, तब जो है जार ने पुलिस और कोसेक्स ने जो है मजदूरों पर हमला बोल दिया, गोलियां चला दी, उसमें इतने लोग मारे गए, इतने घायल हो गए। इसको इतिहास में खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। और इसी दिन से 1905 की क्रांति की शुरुआत हो गई, इसी घटना से। कौन सी घटना से, खूनी रविवार की घटना से। और खूनी रविवार की घटना क्या है वो आप देखोगे, ठीक है। सारे देश में हड़तालें होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। अंडरलाइन कर लो। अब सब लोग पहले ही अपना संविधान बनाना चाहते थे ना, वो उसके लिए, जार के लिए, कि वो जो है संविधान के अनुसार कार्य करे, निरंकुश नहीं रहे। संविधान बनेगा उसके अनुसार कार्य करेगा तो अंकुश लगेगा। अब सब लोग जो है ये मांग करने लगे, यानी 1905 की क्रांति की शुरुआत हो गई। सारे देश में हड़तालें हुई। नागरिकों ने स्वतंत्रता के अभाव का विरोध किया कि हम इस देश में रहकर अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हैं। और सब लोग, ये डॉक्टर, वकील, सब विद्यार्थी, सब जो है क्रांति में कूद पड़े। ये देखो, अब आप ये थोड़े क्रियाकलाप आपके क्या है जो आप देखना इनको। इसमें आपके है कि रूस में 1905 की क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों पैदा हुई थी, क्रांतिकारियों की क्या मांग थी। ये प्रश्न है बेटा, ये HW आप करोगे आज का। ये HW ये आपका इस वीडियो का, ठीक है, प्रश्न ही है ये पूरा, कि रूस में 1905 की क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों हुई और क्रांतिकारियों की क्या मांग थी 1905 की। तो आप ये यहीं से, कहाँ से करोगे, यहाँ से। ये
खूनी रविवार वाला भी इसमें आ जाएगा कि खूनी रविवार की घटना हो गई और खूनी रविवार की घटना से क्रांति शुरू हो गई और क्रांतिकारियों की इनकी मांग क्या क्या थी, ये मांगे थी ना, काम के घंटे कम किए जाए, ये सारे इसमें आ जाएगी मांग। क्रांतिकारियों की क्या मांगे थी, मजदूरों की मांगे थी ये, है ना। और आगे देखो 1905 की क्रांति के दौरान जार, एक मिनट, हाँ, और ये नए शब्द है, ये नए शब्द सारे आपको एक साथ लिखने हैं, ये भी आपका HW रहेगा, ठीक है, HW, ये भी HW पूरे किताब में पूरे पाठ के एक साथ ही लिख लो, जैसे अर्थ में शब्दावली लिखते थे ना आप, वैसे। निरंकुश राजशाही क्या होता है, राजा का बिना रोक टोक शासन। जदीदी क्या होता है, रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादियों को जदीदी कहा जाता था। वास्तविक वेतन क्या होता है, ये इस समय इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति को वेतन से वास्तव में कितनी चीजें खरीदी जा सकती है, उसको वास्तविक वेतन कहा जाता है। तो मजदूरों का वास्तविक वेतन नहीं था, वेतन कम था, वस्तुओं का मूल्य बढ़ा दिया गया था। तो ये नए शब्द आप लिख लेना, ठीक है। और ये वाला प्रश्न आप करोगे, ये HW बता दिया आपको कि उथल पुथल क्यों हुई और क्रांतिकारियों की क्या मांगे थी। ये मजदूरों की मांगे भी लिख देना उसमें। और क्रांतिकारी क्या चाहते थे, स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता का अभाव था, इसलिए ये सब लोग जो है क्रांति में कूद पड़े। आगे देखो 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भी भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। देखो जार ने क्या किया, जब दबाव पड़ा तो उसने ड्यूमा के गठन पर तो स्वीकृति दे दी, और क्रांति के समय कुछ दिन तक जो है फैक्ट्री मजदूरियों ने वो ट्रेड यूनियन कमेटियां वगैरह बनी थी ना उनकी, वो अस्तित्व में रही, लेकिन बाद में ये अनधिकृत रूप से काम करने लग गई, गैर कानूनी घोषित कर दी गई, उसने कर दी जार ने। और जो ड्यूमा बनी वो पहली ड्यूमा सिर्फ 75 दिन रही और दूसरी ड्यूमा बनाई तो वो सिर्फ 3 महीने रही। बाद में जो है उसने क्या कर दी, बर्खास्त कर दी। एक पहली ड्यूमा का तो 75 दिन ही माना जार निकोलस, उसके अनुसार कार्य किया। दूसरी बनाई तो उसकी 3 महीने मानी और फिर उसको भी बर्खास्त कर दी। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। कौन, जार निकोलस। अब ड्यूमा बने, संसद बने, तो वहां पर जो भी कार्य है उसके बारे में उससे पूछा जाए, उसको जवाब देना पड़े, तो वो चीजें उसको पसंद नहीं थी। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा। बताओ आप देखें, उसने अब तीसरी, पहली ड्यूमा तो 75 दिन चली, दूसरी 3 महीने चली, उसने बर्खास्त कर दिया। अब तीसरी ड्यूमा बनी जिसमें उसने किसको लिया, रूढ़िवादी राजनेताओं को। क्यों लिया बताओ रूढ़िवादी राजनेताओं को, क्योंकि रूढ़िवादी, अभी सत्ता किसके है, रूढ़िवादियों, रेडिकल और उदारवादियों के हाथ में थी। तो उदारवादी और रेडिकल तो परिवर्तन चाहते थे, रूढ़िवादी नहीं चाहते थे ना परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन चाहते थे वो, इसलिए उसने ड्यूमा में सारे सदस्य किसके, कौन ले लिए, रूढ़िवादी ले लिए, और उदारवादी और क्रांतिकारियों को उसने बाहर रखा। अब देखो ये 1905 में क्रांति इस तरह से शुरू हो गई। अब वो क्रांति चल ही रही थी रूस में, तो ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और उदारवादी रेडिकलवादी एक दूसरे के विचारों से सम्मत है, तो उनमें संघर्ष, ये सारा उथल पुथल चल ही रही थी वहां पर रूस में। उसमें उस समय तक आते आते 1905 से आते आते 1914 आ गया, और 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, देखो क्या स्थिति हुई। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ। उसमें यूरोपीय गठबंधन, यूरोपीय देश ही थे, यूरोप महाद्वीप के देश ही, ठीक है। एक खेमे में जर्मनी, अंडरलाइन करो ये इंपॉर्टेंट है, दो दो गुट हो गए ना यूरोप महाद्वीप के, यूरोपीय गठबंधन, तो एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियां थे, और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस
बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। ये दूसरा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक 2 यूरोपीय गुटों में हुआ। पहले गुट में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। इसको लिखोगे आप, हेडिंग डालना प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। ठीक है। यूरोपीय गठबंधन या यूरोपीय खेमे, पहला खेमा यानी एक खेमा तो था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस थे। ये लिख लो आप तो तीन तीन, इधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की ये केंद्रीय शक्तियां थी, और दूसरे खेमे में जो है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे। बेटा इंपॉर्टेंट है ये चीज, स्टार बना लो, आपको याद रखनी है और कॉपी में लिखनी है। आगे देखो, बाद में इटली और रोमानिया भी दूसरे खेमे में ही हो गए, यहां तक कर लेना आप, हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ ये युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। ये प्रथम विश्व युद्ध था जो दो गुटों के बीच हुआ, दो यूरोपीय गुटों के बीच हुआ। उसमें कौन कौन से? पहले गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, दूसरे गुट में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, और बाद में इटली और रोमानिया भी आ गए थे। ये दो गुट थे। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता था। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, आपस में एक दूसरे को उपनिवेश बना रखे थे ना इन्होंने, तो उपनिवेश बनाकर जो है ये लोग दूसरे देशों को अपने अधिकार में कर रखे थे ये लोग। तो वो जैसे जर्मनी के इनके अधिकार में जो थे, जैसे ब्रिटेन ने उपनिवेश बना रखे थे कई देशों को, तो वो देश लड़ने गए थे इसके लिए। हमारा भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, तो भारत से भी सैनिक गए थे प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। इस तरह से इन यूरोपीय देशों ने जिनको अपने साम्राज्य के हिस्से बना रखे थे, तो वो देश भी उसमें भाग लिए, तो ये पहला विश्व युद्ध हो गया। ठीक है। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ ये युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। जैसे हमारे भारत के सैनिक गए तो जो है उसमें फैल गया, तो ये पहला विश्व युद्ध कहलाया। ठीक है। आगे देखो, इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया। इस युद्ध को में जो है रूस भी था ना, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस दूसरे खेमे में था। तो इस युद्ध में जैसे शुरू में रूसियों को काफी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। ड्यूमा में जो पार्टियां थी वो उदारवादियों की, उनकी रूढ़िवादियों की, उनसे जो है सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। किसके प्रति? जार के प्रति। पहले पहले तो जनता ने साथ दिया, सबने साथ दिया था उसका, रूसियों का समर्थन मिला, लेकिन युद्ध बहुत लंबा खिंचता गया, तो जो है लोगों ने उसका साथ देना, जनता ने भी साथ देना छोड़ दिया, जन समर्थन भी कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी, और दूसरे खेमे में जो जर्मनी था उसके विरुद्ध जो है लोग, और उनके विरुद्ध भावनाएं बलवती होने लगी, यानी जर्मनी का से बदला लेने के लिए, उसको हराने के लिए। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्राग्राद रख दिया। अंडरलाइन कर लो इस पे, सेंट पीटर्सबर्ग जो था उसका नाम क्या रख दिया? पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन का नाम था। जर्मनी के विरुद्ध तो रूस के लोग चिढ़ने लग गए, दूसरे खेमे में था ना जर्मनी, और शुरुआत भी उसी ने की थी युद्ध की, इसलिए पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जारीना, जार की पत्नी या महारानी, वो जार था, और महारानी को क्या कहा जाता था? जारीना। अल्केसांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर पर राजपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और लोकप्रिय बना दिया। अब देखो, जो जार की पत्नी थी ना वो भी जर्मनी की थी, और जर्मनी से तो लोग वैसे ही चिढ़ रहे थे, तो उससे महारानी से चिढ़ने लगे। और जार जो था निकोलस, वो रानी के प्रभाव में ज्यादा था, जो उसकी रानी थी अलेक्जेंद्रा, उसके प्रभाव में ज्यादा था, और वो रानी थी राजपुतिन नामक एक सन्यासी के प्रभाव में। जो वो कहता वही, वो रानी राजा को, उसको कहती जार को, और वही कार्य
किए जाते थे। इसलिए लोग जो है रानी से ज़्यादा चिढ़े हुए थे, एक तो जर्मनी की, दूसरी उस राजपुतिन नामक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। यानी वो ऐसे ही सलाह देता था रानी को, जिससे राजा और ज़्यादा निरंकुश हो रहा था, प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो राजशाही और ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, यानी जनता और ज़्यादा जो है राजा और रानी पर अविश्वास करने लग गई। प्रथम विश्व युद्ध में तो आप थोड़ा ध्यान रखोगे ये राजपुतिन का और इसका भी, कि राजपुतिन कौन था, एक सन्यासी था जिसके प्रभाव में कौन थी, जार निकोलस द्वितीय की रानी अलेक्जेंद्रा, जो जर्मन मूल की थी, और वो उसको सलाह देता और वो उसको सलाह देती, तो बात वही वही बात शासन में चलती थी जो रानी चाहती थी, और वो जर्मन मूल की थी, इसलिए जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। आगे देखो, चिढ़ती थी जनता उनसे। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिकी न रह सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालातों ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। ये स्थिति हो गई प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति है बेटा। ये युद्ध से उद्योगों पर बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से आने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिकीकरण उपकरण ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज्यादातर अनाज किसानों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये ऐसी स्थिति हो गई कि सैनिक जो थे, जो युवा लोग थे, वो तो युद्ध लड़ रहे थे, घर पे जो औरतें वगैरह थी उनकी तरफ जार निकोलस कोई ध्यान नहीं दे रहा था बिल्कुल भी। उद्योग धंधे ठप हो गए थे, औरतें उद्योगों में जाके काम करने लगी थी लेकिन वो भी ठप हो गए। रेलवे लाइनें टूटने लगी। ये सारी ऐसी स्थिति हो गई कि 2 समय की रोटी ही नहीं मिली लोगों को, और रोटी रोटी के नारे लगाते हुए ही जार के महल में औरतें घुस गई थी, भूखे मरना पड़ रहा था उनको। तो ये प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति है, और प्रथम विश्व युद्ध 2 खेमों में हुआ, और इसमें जो है रूस की स्थिति खराब हो गई। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। ये पढ़ा ना आपने, तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। पूर्वी मोर्चे और पश्चिमी मोर्चे पर पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा की खाइयों से लड़ रहे थे, और पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस तरह सैनिक जो है मौत के मुंह में काफी सैनिक जा चुके थे। सेना की पराजय से सेना मरती जा रही, तो रूसियों का मनोबल टूटता जा रहा था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। इस तरह से जो है प्रथम विश्व युद्ध में और ज्यादा स्थितियां उसकी रूस की खराब हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य की स्थिति हमने इसमें जानी। इसको पढ़ना और समझने की कोशिश करना बेटा। जो प्रश्न भेजू उनके उत्तर आप लिखना, नहीं आए तो पूछ लेना।